हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास दोस्तों शुरू कर रहे हैं। यहाँ से दोस्तों हमारा भारतीय इतिहास का कारवा शुरू होगा। इसमें एक एक चीज करके हम दोस्तों एकदम शुरुआत से उठाएंगे और एक एक चीज करके हर एक चीज को जो है सो यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस कड़ी में आज का दोस्तों हमारा शुरुआती टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा स्रोत। मतलब भारतीय इतिहास का क्या क्या स्रोत है, जहाँ से हमने जाना इतिहास कैसे कैसे ग्रोथ होकर के हम लोगों ने इतना समझा कि हाँ ये चीज हुआ है। तो सबसे पहले चीज, अगर कोई चीज जानना जरूरी है दोस्तों, तो वो स्रोत ही जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्रोत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग दोस्तों एकदम कैटेगरी वाइज करते हुए चलेंगे और एक एक चीज को डिटेल में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ये नहीं समझिएगा थोड़ा सा बता करके हम आपको बाज के चले जाएंगे, नहीं दोस्तों, पूरा डिटेल्स में जानेंगे। स्रोत है, कैसे शुरू हुआ, कहां से हुआ, सभी चीजों को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, स्रोत की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अगर भारतीय इतिहास के स्रोत को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है, स्रोत दो भाग में विभाजित होता है। सबसे पहला होता है हमारे पास साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है दोस्तों, इधर देखिए, पुरातात्विक स्रोत। पहले इस दोनों चीज को हम लोग जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या है और पुरातात्विक स्रोत क्या है। देखिए दोस्तों, साहित्यिक स्रोत में वो चीज आते हैं जो प्राचीन काल में दोस्तों जो वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, ये सब दोस्तों साहित्य है, जो लेख हैं वो सब साहित्य में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आइएगा दोस्तों तो देखिए साहित्य में क्या आएंगे, वैदिक दोस्तों, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य साहित्य। ये सभी भाषाओं में कुछ न कुछ दोस्तों लिखा गया है, उसी को दोस्तों यहाँ इंगित करता है। अब साहित्यिक स्रोत के सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे किसी के द्वारा कोई पुस्तक लिखा गया, जैसे चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, जिसमें दोस्तों हम लोगों को मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, तो वो एक साहित्यिक स्रोत हो गया, जिसके तहत हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को जाना कि हाँ मौर्य साम्राज्य में इस प्रकार से शासन व्यवस्था था, ये इस प्रकार से चलता था, राजा इस प्रकार से फैसला लेते थे। तो ये सब चीजों को हम कैसे जान पाए। साहित्यिक स्रोत मतलब वो कि किताब नहीं होता तो हम नहीं जान पाते, तो वो स्रोत हमारे लिए साहित्यिक हो गया। ठीक है, ये दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों इसको अभी हम उठाएंगे तो पूरा आपको बताएंगे, इसको अभी पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साहित्यिक स्रोत में आपको पता चल गया, जैसे कि इसमें वेद भी आ जाएंगे दोस्तों, पुराण भी आ जाएंगे और दोस्तों उपनिषद भी आ जाएंगे। ये सभी दोस्तों आपको प्राचीन स्रोत में ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या चीजें शामिल है दोस्तों, एक एक करके देखेंगे। यहाँ लिखा गया है दोस्तों सभी वेद। तो वेद क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी जो वेद है, 4 वेद है दोस्तों। तो सभी वेद यहाँ पर दोस्तों आपके दोस्तों ब्राह्मण साहित्य में आएंगे, जिसके ये भी दोस्तों जो वेद है वो प्राचीन काल के इतिहास को जानने के ही स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। उपनिषद हो गए, जैसे कि आपने मुंडकोपनिषद सुना होगा नाम, जहाँ पे दोस्तों सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है, वो भी प्राचीन काल को जानने का एक स्रोत हो जाएगा। ठीक है, आरण्यक हो गया, उसी तरह लिखा गया होता है दोस्तों, आरण्यक होता है। महाभारत का नाम सुने हैं, महाभारत भी दोस्तों एक ऐसा स्रोत है जिससे हम प्राचीन काल में कुछ हुई घटनाओं को हम जान पाते हैं। रामायण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो रामायण में दोस्तों हम लोगों ने जाना किस प्रकार से प्राचीन काल में क्या क्या चीज रामायण के समय के बारे में जाना इस साहित्य के जरिए। उसके बाद पुराण हो गया। ठीक है दोस्तों, मत्स्य पुराण दोस्तों, उस प्रकार से दोस्तों विष्णु पुराण। तो ये सबसे किसी न किसी राजवंश का नाम जुड़ा होता है और उस राजवंश के बारे में दोस्तों हम लोग जान पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पुराण और ये सब के थ्रू हम लोगों ने जाना। तो ये तो हो गया हमारे ब्राह्मण स्रोत। ठीक है दोस्तों, कि ब्राह्मण स्रोत में हम लोगों को ये चीज देखने को मिला। अब दोस्तों बौद्ध धर्म जब चला तो उससे भी हम, बौद्ध धर्म बहुत हजारों साल पुरानी,
तो उसमें भी कुछ दोस्तों साहित्य लिखे गए जिसके थ्रू हम लोग को बौद्ध धर्म के समय के राजाओं के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों सभी जानकारी मिलती है। तो वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों त्रिपिटक, आप नाम सुने जैसे अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, ये 3 गो पिटक को हम लोग त्रिपिटक के नाम से एक भाषा में जानते हैं। ठीक है, अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक। ठीक है, इस प्रकार से तो ये हो गया बौद्ध साहित्य। इसमें हमको बौद्ध धर्म से जानकारी, उस समय के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। आगे आएंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ है ललित विस्तार, ये एक पुस्तक है जिसके तहत भी हम लोग प्राचीन काल की जानते हैं दोस्तों। महावंश, ये भी एक दोस्तों बौद्ध साहित्य है जिसके तहत भी हम जानते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज आप जानिएगा कि दीप वंश हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिव्य बदान, ठीक है दोस्तों, महाविभास और अन्य, ये सब दोस्तों बौद्ध धर्म की दोस्तों हम लोगों को जानकारियां देती है, कुछ ना कुछ इससे हम लोगों को मिलता है। ये तो हो गया दोस्तों बौद्ध धर्म के साहित्य की बात हो गई दोस्तों। अब अगर आगे हम बात करें दोस्तों तो देखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों कि हम लोग जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में भी कुछ साहित्य लिखे गए जिससे कि हमको जैन धर्म के साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब जैन धर्म के साहित्य के बारे में जानकारी देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि कल्प सूत्र हो गया, कल्प सूत्र पुस्तक, ये भी आपको से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्प सूत्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जैन धर्म। ठीक है, उसके बाद भगवती सूत्र हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर भगवती सूत्र हो गया, इससे भी हम लोग दोस्तों जैन धर्म के इतिहास के बारे में जानते हैं। आचारांग सूत्र हो गया, 3 सूत्र हो गए, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र। इस सब के तहत दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि जैन धर्म कैसे था, उनका उद्भव कैसे हुआ और वो कैसे चला, कौन कौन राजा उनके अनुयायी हुए, ये सब दोस्तों हमको जानकारी ये सबसे मिलता है। अब आ जाएंगे दोस्तों अन्य स्रोत, जैसे साहित्यिक स्रोत में तो ये होगा कि ये ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। अब कुछ अन्य स्रोत हैं जिनके तहत भी हम लोग दोस्तों प्राचीन राजाओं के बारे में, बहुत सारे राजाओं के बारे में, इतिहास के बारे में, उन पन्नों को पलट कर हम लोग जानते हैं कि हाँ दोस्तों यहाँ से ये राजा, वहां से ये राजा आए थे। ठीक है दोस्तों, तो अन्य स्रोत में क्या आएंगे, जैसे कलहन के द्वारा, एक कलहन जो थे लेखक थे, ये उनके राजाओं के दोस्तों लेखक थे, उनका कलहन के द्वारा राज तरंगिणी नाम का पुस्तक लिखा गया। इससे दोस्तों हमको कश्मीर का इतिहास पता चलता है कि कश्मीर में राजाओं का इतिहास कैसा था। इस राज तरंगिणी में दोस्तों पूरा आपको कश्मीर का इतिहास मिलेगा। तो दोस्तों यह एक आपको स्रोत हो गया जिससे कि आप जान पाए कि कश्मीर में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलता था, राजा किस प्रकार से शासन करते थे, ये सभी चीजें आपको जानकारी मिली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बात करें दोस्तों तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रवदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो चौहान वंश के बारे में हमको जानकारी देती है कि चौहान वंश किस प्रकार से शासन किया, उसके राजा कौन कौन हुए, ये सभी जानकारी हमको इसमें सिलसिलेवार मिलती है। इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। हर्ष चरित्र, मुद्रा रक्षक, ये सभी दोस्तों जो किताब है, बुक है, इस सभी दोस्तों स्रोत से हम लोगों को किसी न किसी राजा के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद अर्थशास्त्र हो गया, कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा, जिससे कि हम शुरुआत में ही बताए हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास जी के द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम से हम लोगों को दोस्तों, उससे भी हमको दोस्तों जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। मत विलास प्रहसन, उसी प्रकार से रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया और मानसोल्लास हो गया, मानसोल्लास। ये सभी दोस्तों जो पुस्तक है ये दोस्तों आपको साहित्यिक स्रोत में आगे हम आपको डिटेल में बताएं कि कहाँ से क्या क्या चीज मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब आप दोस्तों साहित्यिक स्रोत को दोस्तों आप लोग एक बात जानिए, साहित्यिक स्रोत को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक तो हो जाता है जिसमें वैदिक, संस्कृत, पाली ये सब आगे जो ये लिखा गया, और दूसरा होता है विदेशियों का विवरण। अब ये विदेशियों का विवरण क्या है, देखिए दोस्तों, कोई यात्री है वो कहीं से आए भारत में और यहाँ देखा शासन व्यवस्था रहे, घूमे फिरे, किसी राजा का शासन है और उन्होंने उसके बारे में कुछ लिखा कि हाँ यहाँ पे आए तो इस प्रकार से शासन यहाँ चलता है, राजा ऐसे शासन करते हैं, इस प्रकार से कर व्यवस्था है, ये है। तो उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा।
तो उस पुस्तक में लिखा, उससे जो हमको जानकारी मिला कि हाँ भारतीय इतिहास के बारे में हमने इस पुस्तक से ये जाना, तो वो हमारे लिए विदेशी विवरण हो जाएगा। यात्री होगा, लेखक होगा, जो घूमने आए थे और उन्होंने अपना विवरण लिखा, वही है दोस्तों विदेशियों का विवरण। एक एक करके सभी चीजें जानते हैं। देखिए हिस्टोरिका की बात करें तो हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया था दोस्तों, जिसमें दोस्तों प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अब ये मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका लिखा गया, ये जब ये मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो दोस्तों उनके दरबार में रहे थे बहुत दिनों तक, और उन्होंने उसके बारे में लिखा था कि राजा इस प्रकार से ऐसे ऐसे शासन व्यवस्था, ये कर व्यवस्था इस प्रकार से, मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको इंडिका पुस्तक से जानकारी मिलती है। ठीक है, इंडिका पुस्तक से आपको जानकारी मिलती है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा है। इसी प्रकार से कोई जो भी लेखक है, यात्री है, उन्होंने कुछ न कुछ जानकारी दिया, जैसे कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। दोस्तों ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में लेखक की कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगा, लेखक के बारे में नहीं जाना जाए। लेकिन 80 के दशक में दोस्तों, 80 के शताब्दी में दोस्तों ये यात्रा पर आए थे, समुद्री यात्रा पर। उन्होंने भारत के बारे में लिखा था, जिसके बारे में दोस्तों हमारे पास पुस्तक तो है लेकिन लेखक का कोई जानकारी नहीं है। तो आपको से कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस पुस्तक के बारे में हमें कोई लेखक की जानकारी नहीं है, तो आपको रखना है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टार मार्क कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। उसके बाद जियोग्राफी की बात करें दोस्तों, तो जियोग्राफी टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। तो हम लोग को ये कहिएगा तो इतिहास पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी काहे लिया। देखिए जियोग्राफी में हमें उस समय के भूगोल के बारे में पता चलता है, प्राचीन इतिहास में किस प्रकार से भूगोल था, इस प्रकार से हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ पर ये था, ये था, सभी तो भूगोल का हिस्सा है। तो हमें उस समय के भूगोल दोस्तों आपको जियोग्राफी जो टॉलमी के द्वारा लिखा गया उससे पता चलता है। उसके बाद दोस्तों आगे आएंगे तो देखिए आगे यहाँ पर होगा स्ट्रैबो का विवरण। स्ट्रैबो नामक एक लेखक थे, उन्होंने भी विवरण दिया भारतीय इतिहास के बारे में। उसके बाद फूको की फाहियान के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, ये गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये दोस्तों भारत की यात्रा पर किए थे गुप्त साम्राज्य को। तो उन्होंने गुप्त साम्राज्य के बारे में इस पुस्तक, ये दोस्तों उनका पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा यहाँ पर, ये पुस्तक का नाम है उनका फूको की फाहियान। फ से है, फाहियान है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, फूको की पुस्तक फाहियान के द्वारा। और इसे हमको गुप्त काल के चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात करें तो नेचुरल हिस्टोरिका दोस्तों लिनी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें भी हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो सी यू की क्या है दोस्तों, तो ये हेन सांग, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ये चीन के एक यात्री थे। इनके द्वारा दोस्तों हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा किया गया था, और यहाँ पर उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, 15 वर्षों तक यहाँ रहे और पूरा अध्ययन किया। और यहाँ के दोस्तों जैसे हर्षवर्धन के शासनकाल के विवरण के बारे में बताया बहुत अच्छे और डिटेल्स में। तो दोस्तों उनकी पुस्तक है दोस्तों CU की। ठीक है, ह्वेनसांग CU की ये पुस्तक दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, चीन से इनका नाता है। ये दोस्तों इतना 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर है, यहाँ देखिए दोस्तों इत्सिंग का विवरण। इत्सिंग भी दोस्तों आपको चाइनीज यात्री थे, चीन के यात्री थे, जिन्होंने यात्रा किया भारत का, और अपने राजा के समय में जब उनकी यात्रा है तो उनके बारे में विवरण दिया। तो ये भी दोस्तों विदेशी विवरण में आ गया। तहकीक हिंद, ठीक है दोस्तों, तहकीक हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों ये अलबरूनी दोस्तों एक विदेशी यात्री थे जो कि भारत की यात्रा पर आए थे, और उन्होंने भी तहकीक हिंद नामक पुस्तक में भारत के उस समय के राजनीतिक और व्यवस्था के बारे में बताया था। तो ये दोस्तों आपको पुस्तक और उनके नाम याद रखना है और उनके बारे में, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो दोस्तों
ये तो हमारा हो गया कि साहित्यिक स्रोत में दोस्तों वैदिक संस्कृति और पाली, ये सब दोस्तों आगे विदेशियों का विवरण, ये तो हम लोगों ने पूरा देख लिया। अब एक इम्पोर्टेंट आता है कि हम बोले हैं आपको कि स्रोत जो है दो भागों में बटा है। सबसे पहला को हमने बोल दिया साहित्यिक स्रोत, और आगे जो दूसरा है उसको बोला जाएगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत में क्या आएंगे, अभिलेख आएंगे, अभिलेख आएंगे, स्तंभ लेख आएंगे, पूरा लेख आएंगे, उत्खनन, अवशेष, सिक्के। सिक्के को दोस्तों आहत सिक्के, तो ये आहत सिक्के क्या है अभी जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अभिलेख क्या है। देखिए दोस्तों, अभिलेख किसी भी चीज पर जब हम लोग कुछ लिख देते हैं, जैसे कि कोई पत्थर का टुकड़ा ले लिया और उस पर हम लोगों ने खोद खोद करके लिख दिया वहां पर कुछ, तो उसको दोस्तों अभिलेख बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से स्तंभ ले लिया, मान के चलिए कि एक लंबा हम लोगों ने स्तंभ टाइप का पहाड़ का कटा हुआ हिस्सा ही ले लिया, स्तंभ ले लिया, और दोस्तों उस पर कुछ लिख दिया, तो वो स्तंभ जैसा दिख रहा है, लंबा है, उसको दोस्तों स्तंभ लेख बोलेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पूरा लेख क्या है, तो पूरा लेख मतलब, पूरा मतलब पुराना और लेख मतलब लिखित। जो पुराना लिखित साक्ष्य हो वो किसी भी चीज पर हो सकता है, पत्थर हो, पहाड़ हो, कागज हो, दोस्तों लोहा का टुकड़ा हो, किसी भी चीज पर हो, तो सभी किसी भी चीज पर अगर होता है तो दोस्तों उसको पूरा लेखा बोलेंगे, क्योंकि वो पुराना है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर जब लिखा रहेगा तो उसको पूरा लेख बोलेंगे। ये दोस्तों आपको क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। उत्खनन क्या है दोस्तों, उत्खनन जैसे कि कहीं पर उत्खनन हुआ और वहां से कुछ अवशेष मिले, तो उससे जो हमको जानकारी मिलती है दोस्तों, उसको भी पुरातात्विक स्रोत ही बोलेंगे, क्योंकि वो पुराना स्रोत है जिससे हमको कोई जानकारी मिले। मान के चलिए कि मौर्य साम्राज्य के समय की कोई चीज हमको मिल गई, तो हमको उससे मौर्य साम्राज्य के समय को, हाँ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इस व्यवस्था था, मतलब यहाँ इस प्रकार से चलता था। जैसे कोई घर मिल गया हमको, मान के चलिए मौर्य साम्राज्य, तो हमको उसको प्राचीन इतिहास में मौर्य साम्राज्य के समय की, तो उसको पता चला कि हाँ उस समय घर इस प्रकार से होते थे। तो ये कहाँ से पता चला, अगर उत्खनन नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता। उत्खनन हुआ इसलिए हमें पता चला कि हाँ उस समय घर दोस्तों इस प्रकार से होते थे। आगे आइएगा दोस्तों, अवशेष भी वही है कि जैसे कि मान लीजिए मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो में जो घर था, शहर था, वो पूरा शहर तो अभी नहीं बचा हुआ है, शहर तो खत्म हो गया, लेकिन उसके अवशेष धरती के नीचे अभी भी बचे हुए जो हमको मिला है। तो उत्खनन हुआ तो वहां पर अवशेष मिला, अवशेष वही जो शेष बच गया, जो उस वक्त था और कुछ बच गया, उसी को अवशेष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। सिक्के की बात करें दोस्तों, तो प्राचीन काल में जो सिक्के थे उनको हम लोग आहत सिक्के या दोस्तों पंचमार्क बोलते थे। ठीक है, पंचमार्क बोलते थे। तो दोस्तों आहत सिक्के या पंचमार्क बोलते थे, ध्यान में रखिए। सिक्के जो होते थे उनको आहत सिक्के या पंचमार्क बोलते हैं। जैसे कि गुप्त काल के जो राजा थे दोस्तों, समुद्रगुप्त, उनका दोस्तों एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दोस्तों उनकी उसमें फोटो थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ही संगीत प्रेमी थे, उनको बीना वादन आता था, वो बजाते थे। हम लोगों को इतना तो जानकारी मिला, तो उस सिक्के से भी हमें एक जानकारी मिले तो दोस्तों वो भी एक पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, तो सभी किस अभिलेख से हमको कौन सा जानकारी मिलता है, इसके बारे में अब एक एक करके बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग ये एक एक करके सभी चीजों को जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप आ जाइए जूनागढ़ अभिलेख को। तो ये रुद्र दामन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो आपको से सवाल आएगा कि जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा, तो रुद्र दामन के द्वारा। तो जूनागढ़ अभिलेख में हमको रुद्र दामन नाम का जो राजा था उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे आ जाइए। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख था उससे हमको समुद्रगुप्त, तो गुप्त वंश के एक राजा थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आइएगा तो दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। अब भीतरी स्तंभ लेख क्या है, स्तंभ लेख का आपको हम बताएं, लेकिन ये भीतरी स्तंभ लेख क्या है,
मान के चलिए कि पहाड़ के अंदर गुफा में कोई अंदर में कोई स्तंभ है, उस पर कुछ लेख लिख दिया गया है, तो दोस्तों उसको भीतरी स्तंभ, वो भीतर है और स्तंभ पर है तो उसको भीतरी स्तंभ लेख बोलेंगे। उसी प्रकार से भित्ति चित्रण भी आपको मिलता है कि भित्ति चित्रण किया हुआ रहेगा। आगे आपको सभी चीज हम बताएंगे, यहाँ पर स्रोत की बात कर रहे हैं तो बस इतना करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्कंदगुप्त के द्वारा, गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे उनके द्वारा ये भीतरी स्तंभ लेख लिखा गया। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त। याद रखना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सबसे सवाल आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख, इसको हाथी गुफा अभिलेख क्यों बोलते हैं? हाथी नुमा गुफा में अगर मान के चलिए वहां पर कुछ अभिलेख लिखा गया है तो उसको हाथी गुफा अभिलेख बोलेंगे। और ये खारवेल राजा के द्वारा लिखवाया गया था, उनके बारे में जानकारी देता है, तो इसलिए हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए दोस्तों, तो यहाँ पर है ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय। तो दोस्तों पुलकेशियन द्वितीय के बारे में ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशियन द्वितीय। ऐहोल पुलकेशियन, देखिए दोस्तों ऐहोल है और पुलकेशियन है, ठीक है। यहाँ भी ल है और यहाँ भी ल है, तो ऐहोल आ जाएगा तो पुलकेशियन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों छोटा छोटा ट्रिक लगा के याद भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ग्वालियर प्रशस्ति तो राजा भोज, ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख राजा भोज के द्वारा लिखा गया। देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन के द्वारा। मधुबन बासखेरा अभिलेख हर्षवर्धन, मधुबन और हर्षवर्धन, तो इस प्रकार से इसको याद रख लेंगे। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर प्रशस्ति यशोवर्धन, तो याद रखना है दोस्तों मंदसौर यशोवर्धन, ठीक है। उसी प्रकार से नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, ठीक है दोस्तों। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। बोगाज कोई, दोस्तों बोगाज कोई जो अभिलेख है दोस्तों, इससे भी हमको प्राचीन काल से जानकारी मिलती है। तो ये दोस्तों ये जो अभिलेख है यहाँ पर बोगाज कोई बेसनगर, ठीक है दोस्तों, ये विदेशियों द्वारा अभिलेख है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम माइनर, एशिया माइनर के नाम से ही जानते हैं। तो वहां पर अगर क्वेश्चन आता है कि बोगाज कोई को हम लोग इस और नाम से जानते हैं तो एशिया माइनर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एरन अभिलेख भानुगुप्त, एरन में भी 9 है, भानु में भी 9 है, तो इस प्रकार से एरन अगर आ जाता है तो एरन भानु, एरन भानु, इस प्रकार से याद रखेंगे। उसके बाद तुमून अभिलेख कुमारगुप्त, तुमून में दोस्तों तुमून और कुमार, तो तुमून में भी म आ रहा है, कुमार में भी म आ रहा है, तो तुमून अभी पूछा जाए तो कुमारगुप्त। तो ये दोस्तों था आपका अभिलेख जो दोस्तों हर एक राजाओं के द्वारा लिखा गया प्राचीन काल में, जिससे हम लोगों को पूरा तात्विक जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। तो दोस्तों ये था आपका स्रोत के बारे में जानकारी कि कहाँ से स्रोत है। कल दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके यहाँ हाजिर होऊंगा, जिसमें दोस्तों हम लोग प्राचीन काल के इतिहास से अब हम लोग शुरू करेंगे। ये तो हम लोगों ने स्रोत जान लिया कि हाँ ये यहाँ ऐसे याद, अब धीरे धीरे करके हम लोग सभी स्रोत के एक एक करके उठाएंगे और दोस्तों पूरा इतिहास जानेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए, नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन दबा दें दोस्तों। राजनीतिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल तीनों का सेशन साथ में चल रहा है, तो आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हो पूरा आपका तैयारी होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।